आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता का करेंगे अवलोकन। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार के भादराबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद दबोचे 3 बदमाश डॉक्टर के मर्डर के मामले में चल रहे थे फरार। एनजीसी चौक के पास फिर बड़ा हादसा। डिवाइडर के बाद पेड़ से टकराए तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोग हुए घायल। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करेंगे सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। आज नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का करेंगे अवलोकन। वंदना कटारिया स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता का करेंगे आयोजन। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करेंगे सीएम। खेलों के विकास को लेकर भी करेंगे चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वंदना कटारिया स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का हरिद्वार में दौरा रहने वाला है आज। और इस दौरान तैयारियां भी तेज हो गई मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का भी आज अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार हरिद्वार में नेशनल गेमों का आयोजन हुआ है, जिसको लेकर आज सीएम धामी वंदना कटारिया स्टेडियम में पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम धामी करीब 1:25 पे पुलिस लाइन हेलीपैड पे पहुंचेंगे, जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक आदेश चौहान होंगे, मदन कौशिक होंगे, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होंगे, वो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी का सबसे पहले हेलीपैड पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीएम धामी वंदना कटारिया स्टेडियम में पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के बीच में जाके उनको तमाम जो कुश्ती की जो प्रतियोगिताएं हो रही है उसमें प्रतिभाग भी वो करेंगे। यहाँ पे करीब 1 घंटे का समय सीएम धामी बिताएंगे, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। नेशनल गेम हरिद्वार में हो रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पे चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात है। आज जब उत्तराखंड के मुखिया स्वयं हरिद्वार पहुंचे, तो यहाँ पे पुलिस ने तमाम जो तैयारी थी वो पहले से यहाँ पे पूरी कर ली गई थी। कई टीमों का गठन किया गया है। एलआईयू और डॉग स्क्वाड बम दस्ता भी यहाँ पे मौके पे तैनात किया गया है। किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो, उसको लेके यहाँ पे हरिद्वार के डीएम और एसएसपी समय समय पर जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए मनोज, किस समय मुख्यमंत्री पहुंचने भी वाले हैं और आज पूरा रूटीन क्या रहने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय खेल जो चल रहे हैं और आज कुश्ती का भी आयोजन होना है, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है, करीब 1 बजे सीएम धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीटीसी हेलीपैड देहरादून से रवाना होकर पुलिस लाइन 1:25 पे पहुंचेंगे, जहां पे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 1:30 पे वंदना कटारिया स्टेडियम में पहुंचेंगे सीएम धामी, जिसको लेकर यहाँ पे पहले से जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई थी। सीएम धामी के साथ साथ में जो स्थानीय बीजेपी नेता होंगे वो भी इस दौरान यहाँ पे शामिल होंगे। और यहाँ किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तमाम जो ट्रैफिक है वो जीरो जीरो कर दिया जाएगा जब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत संयुक्त रूप से प्रदेश के 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण और उचित प्रबंधन के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको लेकर देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टेबल टॉप अभ्यास किया गया है। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि
वन अग्नि पर नियंत्रण के लिए टेबल टॉप अभ्यास में कई विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग भी किया। वन अग्नि को लेकर एनडीए में के द्वारा एक मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। उसी के बारे में आज टेबल टॉक एक्सरसाइज थी हम लोगों की, जिसमें एनडीएमए के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विभागों के अधिकारी, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हुई है। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं वन अग्नि पर कंट्रोल करने के लिए? जी विशाल, देखिए प्रदेश में हर बार जो है हर साल वन अग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। अगर मिसाल की बात की जाए तो करीब 1500 से अधिक हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर राख हुए हैं। इसी के साथ ही कई हजार घटनाएं जो है वो प्रदेश में अन्य अन्य जगहों पर आग लगने की हुई। तो ऐसे में पिछली बार जिस तरीके से देखा गया लोगों की मौतें भी हुई और सेना को भी आग बुझाने के लिए जो है धरातल पर उतारा गया। तो इस तरीके से तमाम चीजें इस बार न देखनी पड़े, इस बार वन अग्नि पर कंट्रोल पाया जा सके, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की तमाम तैयारियां की जा रही है। और इसी के साथ ही अब कल यानी कि 13 फरवरी को प्रदेश में के कई जिलों में, जिसमें कि अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून समेत कई जिलों में जो है मॉक ड्रिल भी होगी। किस तरीके से आग पर काबू पाया जाए, किस तरीके से आग को अगर लगती है तो रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए, तो इन सबको लेकर कल एक मॉक ड्रिल भी होनी है। और किस तरीके से प्रदेश में जो वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही है हर साल, उन पर किस तरीके से रोक लग सके, इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। अरुण, वन पहरियों को लेकर भी शासन की ओर से पहले कहा गया था कि ऐसे वन पहरियों को नियुक्त किया जाएगा जो कि आसपास के गांव के ही लोग होंगे, ताकि वनों की अग्नि को जल्द से जल्द वक्त रहते उस पर काबू भी पाया जा सके। तो उसके लिए भी कुछ चर्चा हो पाई है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा इस तरीके के तमाम फैसले भी लिए जा रहे हैं, चाहे पर वो वन पहरी की तैनाती हो, गांव के लोगों को उसमें वहां पर वन पहरी के रूप में जो है लगाना हो, और इसी के साथ ही चाहे वो पिरूल की खरीद बढ़ाने को लेकर के हो। तो आग से किस तरीके से बचा जा सकता है, जंगलों को किस तरीके से आग से बचाया जा सकता है, इसको लेकर के तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इस बार की जो तैयारियां हैं वो कितनी कारगर साबित होती है, इस बार कितनी वन अग्नि की जो घटना है उन पर रोक लगती है या नहीं, किस तरीके से तमाम तैयारी होती है, या कुछ और फैसले लिए जाते हैं, यह तमाम चीजें भी अगले समय में देखने वाली होंगी। अरुण, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगलों में आग लगाते हैं, जानबूझकर ये आग लगाई जाती है, उन लोगों पर किस तरह से कार्रवाई की बात भी की जा रही है, किस तरह से उन पर कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह की घटनाओं को लोग अंजाम ना दें? जी सर, बिल्कुल देखिए कई इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती है, जहाँ पर कई कोई लोग इसमें अगर आके लगाने में पाया जाता है, तो पिछली बार भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। और इस बार भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वो अपने जंगलों को बचाएं, और जंगलों में जो है इस तरीके से अगर कोई आग लगाता हुआ पाया भी जाता है तो उस पर भी नजर रखे, और इसी के लिए वो जो है पहरी भी तैनात सरकार की तरफ से किए जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां हों तो काफी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तैयारियां धरातल पर दिखाई देती है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर लिए हैं। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान को विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसलिए पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गंगा घाटों पर भीड़ भी जुटी हुई है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां इस बार की देखी गई है? श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आ रही है हरिद्वार में। विशाल, देखिए आज माघ पूर्णिमा का स्नान है और सुबह से ही हमने देखे कि तमाम जो श्रद्धालु थे हरकी पौड़ी का जो मुख्य घाट है, ब्रह्मपुर घाट के साथ साथ जो अन्य घाट है वहां पे भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह तड़के से जो श्रद्धालु थे हरकी पौड़ी पर पहुंचने लगे थे, यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे। खास तौर से हमने देखे कि इस बार माघ पूर्णिमा में थोड़ी सी जो भीड़ है वो कम देखने के लिए मिली है, क्योंकि इसका कारण मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो जो
श्रद्धालु है उनका रुख थोड़ा सा महाकुंभ की ओर हो गया है। लेकिन जिस तरीके की खबरें महाकुंभ से निकल के सामने आई थी, वो बताया जा रहा था कि वहां पे कहीं हादसे भी हुए, तो उससे यहाँ पे डरे सहमे जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार का रुख कर रहे यहाँ पे गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों से बात की है तो व्यापारियों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से बीते वर्ष माघ पूर्णिमा पे भीड़ हुई थी, ऐसी भीड़ यहाँ पे नहीं हुई है, थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे घाटों पर तमाम जो घाट है यहाँ पे चकाचक भरे हुए श्रद्धालु से एक दिन पहले ही श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंचने लगे, तो यहाँ पे की कोई दिक्कत ना हो उसको लेके यहाँ पे तैनात किया गया है। और लगातार ही हमने देखे कि पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। खास तौर से हरिद्वार पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पे अपनी नजर बढ़ाए हुए, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले उसको लेके यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी प्रदर्शन सिंह डोभाल ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे यदि किसी के द्वारा सोशल मीडिया पे कोई अफवाह फैलाई जाएगी गंगा स्नान को लेकर या फिर गंगा से संबंधित कोई भी अफवाह फैलाई जाएगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है, किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो इसलिए जल पुलिस को भी यहाँ पे तमाम घाटों पे तैनात किया गया है। जी विशाल। मनोज, ऐसे में क्या माने, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी हुई है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक में कोई बाध्यता ना हो, और ऐसे में जो लोग क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हैं वहाँ पर, तो वो आसानी से गंगा में स्नान भी कर सकें, किस तरह की कोई समस्या उनके सामने ना हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो भगदड़ जैसे माहौल ना हो, इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, माघ पूर्णिमा का स्नान है, बड़ी मान्यता होती है माघ पूर्णिमा के स्नान की। कहा जाता है कि आज के दिन जो दान दीप जप इत्यादि का जो यहाँ पे दीप दान करते हैं तो उसके जो तमाम पाप होते हैं उनको उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे दिल्ली हरियाणा पंजाब के साथ साथ देश के अलग अलग कोने से तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे एक दिन पहले ही पहुंचने लगे थे। हरिद्वार के तमाम जो होटल धर्मशाला है वो बिल्कुल हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी मान्यता होती है माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर। ऐसे में जब कोई स्नान या फिर मेला होता है तो जो हाईवे होते हैं वहां पे भी काफी दबाव वाहनों का बढ़ जाता है, इसलिए तमाम जो हैवी ट्रैफिक है वो तेज रास्ते यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब तक गंगा स्नान होगा यहाँ पे किसी भी तरीके का हैवी ट्रैफिक सड़कों पे दिखाई नहीं देगा, जिसको लेकर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पे तैनात किया गया है। नो एंट्री रखी गई। तमाम जो दिल्ली और हरियाणा की ओर से जो आने वाले वाहन है उनको पंजिम पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, और जो सहारनपुर और पंजाब और लुधियाना की ओर से आने वाले वाहन है उनके लिए अलग से यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और लगातार हमने देखे कि यदि ज्यादा वाहन हरिद्वार की ओर आते हैं तो अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे पुलिस ने पहले से कर रखी है। ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे जो इंतजाम है वो कड़ा दिखाई दे रहा है। खास तौर से किसी भी तरह कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो इसलिए यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में खनन विभाग के अलर्ट होने के बाद भी खनन कारोबारी प्रशासन को गुमराह कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। मामला दरियापुर क्षेत्र का है, जहां खनन कारोबारी प्रशासन की अनुमति की आड़ में एक दो नहीं 4-4 जेसीबी मशीन से खनन धड़ल्ले से करते हुए नजर आ रही हैं, जिससे खनन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से अनजान भी हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन खनन कारोबारियों की वजह से उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेने के बाद एसडीएम ने कहा है कि इस संबंध में एआरटीओ और पुलिस विभाग को अवगत कराकर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। स्थिति है कि पूरी फसल बेकार कर दी इन्होंने डंपरों ने। ठीक है जी, बहुत दिन हो गए, हमारी शिकायत भी बहुत दूर तक जा ली, लेकिन ये मान नहीं रहे। तो बताओ क्या इनका क्या इलाज किया जाए। किससे शिकायत की थी आपने? ये तो तहसीलदार पटवारी सब कुछ कह रखा है जी हमने। क्या कहें? मतलब इन्हें रुकवाओ, हमारी फसल बेकार कर दी इन्होंने। क्या कहें अधिकारी? अधिकारी कहा जी आ जाएंगे, आते हैं नहीं कोई भी अधिकारी यहाँ। नुकसान तो बहुत हो रहा है बाबूजी, इनको बजो मट्टी चढ़ गई, कोई छोड़ने वाला भी नहीं आ रहा है। इमनास पर पानी डालते हैं, बहुत परेशानी हो रही, फसलें नहीं बढ़ रही है, कहीं मट्टी चढ़े पड़े। लगातार कई सारे डंपर चल रहे हैं, कितने डंपर चल रहे हैं? डंपर तो 100 के आसपास चल रहे होंगे जी। अधिकारियों का क्या कहना है? बस अधिकारी तो यहाँ कोई भी नहीं आता अपना। ये बात संज्ञान में आई है कि ओवरलोड वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, तो इसके संबंध में एआरटीओ और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाएगा और उनको इसको रोकने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, अवैध खनन का कारोबार लगातार सरेआम खुलेआम चल रहा है, लेकिन ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है इसमें?
बिल्कुल देखिए विशाल, हरिद्वार के भगवानपुर तहसील से अवैध खनन का मामला सामने आया, जहां पे परमिट की आड़ में लगातार जो खनन माफिया है वो मिट्टी से सोना बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लगातार भी यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि जो इसमें जो एसडीएम है भगवानपुर के, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। और लगातार हमने देखे कि परमिट की आड़ में जो खनन माफिया होते हैं, ओवरलोड मिट्टी के जो डंपर होते हैं वो सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, जिस वजह से कहीं हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में जो किसान है उनको भी कहीं दिक्कत परेशानी यहाँ पे होती है, क्योंकि जब यहाँ से ओवरलोड डंपर निकलते हैं तो तमाम जो गेहूं की फसल है वो यहाँ पे खराब हो चुकी है, गन्ने की फसल खराब हो चुकी है, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो किसानों की चिंता है वो यहाँ पे बढ़ गई है, जिसको लेके यहाँ पे किसानों ने एसडीएम और तहसीलदार से गुहार लगाई है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। लगातार जिस तरीके से किसानों की खबर ये फसल खराब हो रही है उसको लेके यहाँ पे इसकी जांच होनी चाहिए और किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि लगातार भी इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी तहसील का अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच करने के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस पूरे मामले की जांच होगी और जो किसानों की फसल खराब हो रही है उसको कैसे बचाया जा सकता है। जी विशाल। लेकिन मनोज, ऐसे में सवाल तो खड़े होते हैं अधिकारियों के ऊपर भी कि अधिकारी आंख मूंदे कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अवैध खनन जिस तरह से राज्य में चल रहा है और पूरी तरह से खनन पर रोक लगाई गई है, और ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ऐसे में कैसे धड़ल्ले से खनन चल रहा है? क्या इसमें शय मिल रही है इन लोगों को? बिल्कुल देखिए विशाल, अभी हाल ही में निकाय चुनाव खत्म हुआ है। हालांकि जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे वो निकाय चुनाव या विधानसभा चुनाव, तब सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि प्रदेश के अंदर खनन नहीं होगा। हालांकि खनन भी एक मुख्य मुद्दा रहता है चुनाव के दौरान, लेकिन ऐसे में दिन दहाड़े जिस तरीके से भगवानपुर से तस्वीरें सामने आ रही, तस्वीरें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो किसान है वो भी यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे धड़ेले से जो मिट्टी के डंपर है वो सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि प्रशासन की नजरों के सामने ये पूरा खेल होता है, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े खनन का खेल होता है, तो ऐसे में ये प्रशासन की मिली भगत से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन इससे बचता हुआ दिखाई देता है, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाती है। तो अब यही देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो भगवानपुर के एसडीएम है उन्होंने इस बात को कहा है कि आरटीओ और जो संबंधित विभाग है उसको इसके निर्देश दिए जाएंगे, यहाँ पे मामले की जांच भी कराई जाएगी। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रही है, जिसकी चर्चा कई बार देश भर में हुई है। अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि धाम में सरकार जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा। उत्तराखंड की डबल इंजन वाली सरकार राज्य में भूमि की रजिस्ट्री को पेपरलेस कराने जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा जनता को उपलब्ध होने लगेगी। साथ ही लोगों को वर्चुअल रजिस्ट्री कराने की भी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल देखिए, प्रदेश सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी संकल्पबद्ध हैं प्रदेश की ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, और इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और क्योंकि एक एक ज़मीन को 2 से 3 4 बार लोग बेचने का काम करते थे, और क्योंकि पेपर वर्क होता था, कहीं पर भी कोई भी धांधली हो जाती थी। दावा है कि इसकी वजह से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। नई व्यवस्था को मई से लागू करने की तैयारी है। अभी तक प्रदेश में स्टाम्प और निबंधन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्री दस्तावेजों को स्कैन कॉपी के रूप में कार्यालय में संरक्षित रखने की व्यवस्था है, जिसे ऑनलाइन करने की तैयारी है। जब ऑनलाइन सब चीज़ें होंगी, पेपरलेस काम होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार या जो गलत तरीके से लोग एक ज़मीन को 4 से 5 बार बेचने का काम करते थे, उस पर रोक लगने का काम होगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सुधार के लिए पूरी व्यवस्था को पेपरलेस करने की तैयारी है। इसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी ऑनलाइन हो सकेगा। संबंधित सब रजिस्ट्रार भी अभिलेखों में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए तत्काल पक्षकार को प्रेषित भी करेंगे। यह प्रक्रिया आधार प्रमाणीकरण से भी इंटरलिंक होगी, ताकि जन सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।
लोगों की जो ज़मीनें हैं, जो उनकी संपत्ति है, वो भी सुरक्षित रहने का काम होगा। और प्रदेश में किसी भी प्रकार की, चाहे सरकारी संपत्ति हो, चाहे किसी की प्राइवेट हो, निजी संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति को कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से बेचने का काम नहीं करेगा, क्योंकि दाखिला खारिज से लेकर के तमाम सारी चीज़ें जब ऑनलाइन होगी तो व्यक्ति अपने कागजों को निकालने का काम करेगा और हर प्रकार से उसमें सुरक्षा मिलने का काम होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक पक्षकारों के पास ये सुविधा भी रहेगी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में खुद उपस्थित होकर या वीडियो केवाईसी के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन कर सकेंगे। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि इससे व्यक्ति को अपने स्थान से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। सरकार के फैसले का विपक्ष ने भी स्वागत किया है। सरकार ने घोषणा की है, सरकार इसको अमली जामा पहनाए और मैं समझता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था होगी तो जिस तरीके से लगातार जमीनों में धोखाधड़ी के समस्याएं सामने आ रही, उससे निजात मिलेगा। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में आए दिन जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की खबर सामने आती है। जुलाई 2022 में पुलिस ने देहरादून जिला प्रशासन की जांच पर रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े से जुड़े एक के बाद एक 13 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें देहरादून में नामी वकीलों के नाम भी सामने आए थे। अगर रजिस्ट्री ऑनलाइन की व्यवस्था होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही पानी की किल्लत आने लगती है। वहीं पिछले 2 साल से सिंचाई के पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों को विधायक ने बड़ी राहत दी है। डोईवाला से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने बताया है कि अब अन्नदाताओं को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का जिक्र करते हुए कहा है कि ये नलकूप किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि साथ ही बीजेपी सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए भी प्रतिबद्ध है। पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिस्टाबाद है क्षेत्र है, उसका नलकूप जो पूर्ण हो चुका है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा आज विधिवत रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। और द्वितीय जो नलकूप है जीवन वाला में, वो अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अब शहरी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, कृषि हो गया, क्षेत्रफल कम है, तो जो भी जैसी भी डिमांड आती है वैसे हम नलकूप प्रस्तावित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा जो 9 नंबर ट्यूबवेल है, नलकूप विभाग ने बनाया है इसको। यहाँ पर हमारा जो अठूर वाला विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर नलकूप बनाया जाए, जिससे लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ के हमारे यहाँ के सभी यहाँ के स्थानीय गांव के जो हैं, दिनेश डोभाल जी हैं, चौहान जी हैं, पवार जी, क्षेत्र के सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, सबका वो था, काश्तकारों का था, किसानों का था कि यहाँ पर ट्यूबवेल न होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसल सूख जा रही थी और टिहरी बांध विस्थापित परिवार यहाँ पर रहते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गए, जबकि एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर उनके आपराधिक इतिहास और संभावित नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है, जहां गढ़ी कैंट की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर के बाद पेड़ से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बीच का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे में कार सवार 4 लोगों के साथ बुलेट सवार व्यक्ति भी घायल हो गया, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।